हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। यानी कि कैसे क्षेत्रीय राज्य उदय होने लगे और भारत में ब्रिटिश सत्ता कैसे धीरे धीरे विस्तारित होने लगी। तो अगर हम लोग प्राचीन काल से ही बात करें, प्राचीन काल से ही, ठीक है, तो बंगाल भारत का, ठीक है, बंगाल भारत का एक समृद्ध प्रांत रहा है। यानी कि हर चीज़ से यह समृद्ध था, ठीक है, कि यहाँ पे कृषि ये सब भी होती थी। और अभिलेखों से अगर कहा जाए, अभिलेखों से, ठीक है, यह ज्ञात भी हुआ है कि जो बंगाल था, ठीक है, ये किसके अधीन था? मौर्य साम्राज्य के अधीन, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा था। इसके बाद बात करें तो गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में बंगाल जो है, ठीक है, केंद्रीय शासन के अधीन रहा, केंद्रीय शासन के अधीन रहा है। और पूर्व मध्य काल में, और अगर हम लोग बात करें पूर्व मध्य काल में, तो इस समय बंगाल जो है, पूर्व मध्य काल में बंगाल पाल वंश के शासन में रहा है। इस वंश के, पाल वंश के शासन में रहा है तकरीबन 250 वर्षों तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पाल वंश के शासकों ने बंगाल का सांस्कृतिक विकास भी किया। यानी कि ये जो पाल वंश है, इस बंगाल का सांस्कृतिक इन्होंने विकास भी किया, कल्चर इनका अच्छा डेवलप किया है, सांस्कृतिक विकास भी किया है। और यहाँ पे कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई है, कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह जो बंगाल है, ठीक है, यह जो बंगाल है दिल्ली सल्तनत में, कहाँ? दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में बलबन और गयासुद्दीन, ठीक है, बलबन और गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने इन दोनों ने क्या किया कि बंगाल को जीत लिया, बंगाल को विजित कर लिया। विजित मतलब खुद के राज्य में मिला लेना। और मध्यकाल के प्रमुख शासक के बारे में अगर कहा जाए, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो राजनीतिक जीवन था, ठीक है, इनका जो राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक जीवन इन्होंने बंगाल से ही स्टार्ट किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और बंगाल में ही सबसे बड़ा सूबा भी घोषित किया। बंगाल को ही क्या कहा? सबसे बड़ा सूबा भी घोषित किया, सबसे बड़ा सूबा, ठीक है, सबसे बड़ा सूबा घोषित किया। कौन किए थे? शेरशाह सूरी। इसके बाद अगर बात करें तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है, अकबर के, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अकबर के शासनकाल में यह जो बंगाल है, ठीक है, यह जो बंगाल है, ठीक है, तो ये लंबे अवधि के लिए मुगल साम्राज्य का अधीन हो जाता है, मुगल साम्राज्य के अधीन लंबे समय के लिए। कौन? बंगाल, अधीन बंगाल हो गया, ठीक है। और शाहजहां ने अपने पुत्र, यहाँ पे क्या होता है कि इस बंगाल में शाहजहां ने अपने पुत्र शाह शुजा को
बंगाल का गवर्नर नियुक्त करते हैं। बंगाल का गवर्नर नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय राज्य के उदय में सबसे पहले हम बंगाल जानेंगे और कैसे कैसे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा है इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु यहाँ पे 1700 एडी में हो जाता है। औरंगजेब कब मर जाते हैं? 1700 एडी में मर जाते हैं। और मुर्शिद कुली खां, इनके मरने के पश्चात मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, दीवान ये घोषित कर दिया जाता है। किनको? मुर्शिद कुली खां को। और औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात क्या होता है? ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1722 में होती है। सॉरी, यहाँ पर नहीं है, ये 1700 का कहानी है, 1700 एडी। ठीक है, औरंगजेब जब 1700 में थे तो उसमें मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान घोषित किया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1722 में होती है, ठीक है, तो उसके बाद मुर्शिद कुली खां, ठीक है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है। स्वतंत्र क्या करेगा? घोषित कर लेगा। कब? जब औरंगजेब की मृत्यु 1722 ईस्वी में होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग बंगाल के कुछ प्रमुख नवाब के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बंगाल के प्रमुख नवाब के बारे में जानते हैं। प्रमुख नवाब कौन कौन थे और उनका कालक्रम क्या क्या था। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं मुर्शिद कुली खां, ठीक है, जो कि 1722 से 1727 तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं सुजाउद्दीन, जो कि 1727 से लेके 1739 तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं सरफराज खां और ये आते हैं 1739 से लेके 1740। इसके बाद आते हैं अली वर्दी खां और ये 1740 से लेके 1756 तक रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला और इन्हीं के कालक्रम में प्लासी का युद्ध भी होता है 1756 से 1757। इसके बाद फिर आते हैं मीर जाफर, ठीक है, जो कि 1757 से लेके 1760 तक होते हैं। फिर आते हैं मीर कासिम, जो कि 1760 से लेके 1763 तक होते हैं। फिर मीर जाफ़र आते हैं, ये ससुर होते हैं और ये दामाद होते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं मीर जाफ़र। इसके बाद 1763 से लेके 1765 तक रहते हैं और मीर जाफ़र के शासनकाल में इलाहाबाद की संधि भी की जाती है। फिर इनके बाद आते हैं नजम-उद-दौला और ये रहते हैं 1765 से लेके 1770। और इसके बाद अंतिम आते हैं मुबारक-उद-दौला, ठीक है, जो कि 1770 से लेके 1775 तक रहते हैं। तो ये कुछ बंगाल के प्रमुख नवाब है जिसे हम बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खां के बारे में, ठीक है, जिनका कालक्रम कहा जाए
तो 1722 से लेके 1727 तक इनका कालक्रम है। अगर इनके बारे में कहा जाए तो इन्होंने स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन हैं? स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक अगर कहा जाए तो कौन है? मुर्शिद कुली खां है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? बंगाल को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में क्या किया? भूमिका निभाई है। और मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है, और मुर्शिद कुली खां ने ही क्या किया कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। यानी कि बंगाल की राजधानी जो है पहले कहाँ थी? ढाका। ठीक है। और ढाका से इन्होंने कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद, यानी स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित किया मुर्शिदाबाद। ठीक है। इसके बाद है कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के वित्तीय स्थिति में भी कई सुधार किए। ठीक है। यानी कि अगर मुर्शिद कुली खां के बारे में कहा जाए तो मुर्शिद कुली खां ने वित्तीय स्थिति में भी कई सुधार किए हैं। वित्तीय स्थिति में भी क्या? मुर्शिद कुली खां ने कई सुधार किए हैं। जैसे जागीरों के अंधाधुन वितरण पे, ठीक है, वितरण पे रोक लगा दी। यानी कि अंधाधुन जब भूभाग ये सब बांटा जा रहा था उस पर इन्होंने रोक लगाया। और बड़ी संख्या में इन्होंने क्या किया? जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि बड़ी संख्या में जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां ने वित्तीय स्थिति में भी यानी आर्थिक रूप में भी काफ़ी सुधार इन्होंने किया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये किसानों के, ठीक है, किसानों को अग्रिम ऋण भी इन्होंने दिया है। अग्रिम ऋण कहने का मतलब होता है तकावी। ठीक है। इन्होंने किसानों को तकावी भी दिया है। साथ ही साथ ये भी इसमें देखा गया है कि मुर्शिद कुली खां ने जमींदारों के विद्रोह को भी दबाया था। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो इन्होंने जमींदारों के विद्रोह को भी इन्होंने दबाया है। ठीक है, अपने शासनकाल में। और बंगाल में इन्होंने बहुत ही अच्छा, ठीक है, यानी कि एक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की भी स्थापना की है। एक अच्छा प्रशासन का भी इन्होंने स्थापना किया है। और अपने शासनकाल में इन्होंने, ठीक है, और अपने शासनकाल में ही इन्होंने बंगाल में यूरोपीय कंपनियों को भी नियंत्रित किया था। कौन किए थे? मुर्शिद कुली खां। ठीक है। और उसके बाद मुर्शिद कुली खां की 1727 AD में मृत्यु हो जाती है। अगर हम लोग कहें तो 1727 AD में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद बंगाल के अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सुजाउद्दीन। ठीक है। तो बंगाल के अगले शासक बनते हैं सुजाउद्दीन, जिनका कालक्रम
1727 से लेके 1739 तक रहता है। अगर इनमें देखा जाए तो सुजाउद्दीन जो होते हैं यह मुर्शिद कुली खां के दामाद होते हैं। ये मुर्शिद कुली खां के दामाद होते हैं। मुर्शिद कुली खां के दामाद एवं उत्तराधिकारी भी इन्हें कह सकते हैं, उत्तराधिकारी थे। और इन्होंने मुर्शिद कुली खां के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को भी जारी रखा था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि मुर्शिद के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को जारी रखा। कौन? सुजाउद्दीन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मुगल बादशाह से बंगाल के शासक बिहार की भी सूबेदारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इन्होंने मुगल बादशाह से बंगाल के साथ साथ बिहार की सूबेदारी प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने बिहार के नायब सूबेदार के रूप में, यानी कि यहाँ जो बिहार के सूबेदार बनेंगे इन्हें नायब किससे बना दिए? अलीवर्दी खां। ठीक है, तो यहाँ के सूबेदार बन जाते हैं बिहार के सूबेदार किसे बनाया जाता है? अलीवर्दी खां को बनाया जाता है। और सुजाउद्दीन की मृत्यु अगर कहा जाए, ठीक है, तो सुजाउद्दीन की मृत्यु 1739 AD में हो जाती है। कब हो जाती है? 1739 AD में। और इनके पश्चात अब बंगाल के जो अगले शासक बनेंगे तो सुजाउद्दीन के पुत्र, ठीक है, सरफराज खां बनेंगे। सरफराज खां। तो बंगाल के अगले जो शासक बनते हैं, ठीक है, तो वो कौन बनते हैं? सरफराज खां, जिनका कालक्रम 1739 से लेके 1740 है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं कि ये पुत्र एवं उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन के होते हैं। पुत्र एवं उत्तराधिकारी किनके होते हैं? सुजाउद्दीन के होते हैं। साथ ही साथ ये उपाधि भी एक ग्रहण करते हैं। कौन? सरफराज खां। और इनका उपाधि रहता है आलम उद्दौला हैदर जंग। ठीक है, इस तरीके से ये एक उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो गिरिया का युद्ध इनके शासनकाल में लड़ा जाता है। गिरिया का युद्ध। और इसी युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हरा दिया था। ठीक है, अलीवर्दी खां ने, जो कि अलीवर्दी खां कहाँ थे? सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया था। और इसी सूबेदार ने इनके पुत्र सरफराज खां को हरा देता है गिरिया के युद्ध में। इसके बाद यहाँ से देखा जाता है कि बंगाल की यह प्रथम क्रांति थी। बंगाल की यह प्रथम क्रांति भी इस गिरिया युद्ध को माना जाता है। ठीक है, यानी टोटल रूप से यह कह सकते हैं कि सरफराज खां जो थे एक अयोग्य शासक थे। ठीक है, और सरफराज खां ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। और गिरिया का युद्ध जो था 1740 में, ठीक है, 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को
पराजित कर दिया और यह बंगाल की प्रथम क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। अब बंगाल के जो नए शासक बनेंगे ये बनेंगे अलीवर्दी खां। कौन बनेंगे? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का अगर शासनकाल कहा जाए तो 1740 से लेकर 1756 माना जाता है। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए तो मुगल या मोहम्मद शाह से इन्होंने मान्यता प्राप्त किया था। ठीक है, यहाँ के बंगाल के शासक बनने के लिए इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह से मान्यता प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने ब्रिटिशों के दुर्गीकरण का भी विरोध किया। दुर्गीकरण का विरोध किया। साथ ही साथ इन्होंने यानी अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया। मधुमक्खियों से की। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वैधानिक सूबेदारी प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारियों में अलीवर्दी खां जो था सबसे योग्य सिद्ध हुए। और इन्हीं के काल में अगर देखा जाए तो चंद्रनगर एवं कलकत्ता में फ्रांसीसी एवं ब्रिटिशों ने दुर्गीकरण का प्रयास किया था। यहाँ पे कौन कर रहा था? तो फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस और ब्रिटिश, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे दुर्गीकरण कर रहे थे। तो इस दुर्गीकरण का अलीवर्दी खां ने विरोध किया और रोकने में ये अलीवर्दी खां असफल भी हो गए थे। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना, ठीक है, अलीवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से यह कहकर की थी कि यदि इन्हें छेड़ेंगे तो यह काट काट कर मार देगी और यदि न छेड़े तो शायद शहद दे। ठीक है, ये अलीवर्दी खां का कहना था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे और ये भी देख सकते हैं कि 1740 के आसपास, ठीक है, 1740 के आसपास भारतीय राज्यों से समानता की नीति चलता था। भारतीय राज्यों से समानता की नीति भी चलता था। इसके बाद क्या होता है कि जैसे अलीवर्दी खां मरते हैं, इनके जो नाती रहते हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला, अब वो राजगद्दी पे बैठेंगे। अलीवर्दी खां के लिए ये भी कहा जाता है कि अलीवर्दी खां के, ठीक है, कोई भी पुत्र नहीं थे, इनकी सिर्फ 3 बेटियां ही थी। तो जिसमें से सबसे योग्य नाती जो था वो सिराजुद्दौला था। अब इसे हम लोग डिटेल में और जानने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग सिराजुद्दौला का बात करें तो ये 1756 से लेके 1757 AD तक ये बंगाल में शासन करते हैं और 1756 में ये एक शासक बनते हैं। 1756 में ये बंगाल के गद्दी पे बैठा। साथ ही साथ इन्हीं के काल में क्या होता है कि यूरोपीय बहुत शक्तिशाली हो गए। यूरोपीय बहुत शक्तिशाली हो गए, ठीक है। इसी के बीच में देखा जाए तो ये सिराजुद्दौला जो थे एक अयोग्य शासक भी थे और इनके जो दीवान थे, राय दुर्लभ, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिटिशों के साथ इनके कई विवाद भी हुए। ब्रिटिशों के साथ इनके कई विवाद भी हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि
जैसे कि 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के सिंहासन पर बैठा और इस काल तक आते आते बंगाल में यूरोपीय अधिक शक्तिशाली हो गए थे। सिराजुद्दौला एक अयोग्य और क्रूर शासक था। ठीक है, अयोग्य तो थे ही, साथ में कैसे थे, क्रूर शासक भी थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रारंभ में इनके जो सेनापति थे, ठीक है, ये तो दीवान हुए, और यहाँ पर अगर सेनापति का बात किया जाए, सेनापति, तो सेनापति इनके मीर जाफर थे, मीर जाफर। और दीवान का बात किया जाए तो राय दुर्लभ थे, और गद्दी पे बैठते ही सिराजुद्दौला के ब्रिटिशों से मतभेद शुरू हो जाते, यानी विवाद शुरू हो जाते हैं। तो ये मतभेद का क्या कारण था, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ, ब्रिटिशों से मतभेद के कारण, यानी ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश से इनका मतभेद शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जब सिराजुद्दौला राजगद्दी पे बैठे तो इन्होंने ब्रिटिश दरबार में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, ब्रिटिश दरबार में ये उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, साथ ही साथ दस्तक प्रणाली जो कि फ्लुक्सियर ने दिया था, दस्तक प्रणाली का ब्रिटिशों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने पटना के कासिम बाजार, ठीक है, पटना के कासिम बाजार के पर्यवेक्षण की अनुमति भी नहीं दी थी। ठीक है, पर्यवेक्षण की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार को उनको अनुमति भी नहीं दी और ब्रिटिश वहाँ पे काम करना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ देखिए तो कलकत्ता में इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कलकत्ता में दुरुपयोग, यानी कि अपने मन से ये लोग क्या करने लगे थे, दुर्गीकरण करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, यही सब कारण की वजह से सिराजुद्दौला को दस्तक को बंद करना पड़ा। ठीक है, दस्तक को बंद कर दिया, जिसके वजह से ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद होना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर हम और देखें तो इनका अपने ही राज दरबार में, ठीक है, सिराजुद्दौला के अपने ही राज दरबार में अपने ही परिवार ने इनका विरोध किया। जैसे कि घसेटी बेगम जो कि सिराजुद्दौला की मौसी थी, शौकत जंग, ठीक है। इसके बाद आते हैं मीर जाफर, फिर आते हैं जगत सेठ, एक व्यापारी होते हैं जगत सेठ। इस पर राय दुर्लभ। इसके बाद आते हैं अमीर चंद। इन सभी लोगों ने सिराजुद्दौला का क्या करने लगे, विरोध करना शुरू कर दिए। और इसी बीच में कलकत्ता पे आक्रमण होता है, कलकत्ता पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, 15 जून 1756 में, ठीक है, जो सिराजुद्दौला करते हैं। और इसी से मतलब गुस्सा होके जो ब्रिटिश होते हैं वो प्लासी का युद्ध करते हैं और इसी में अधिकार कर लिया जाता है। सिराजुद्दौला के द्वारा अधिकार किया गया, जहाँ पे कासिम बाजार ठीक है, और फोर्ट विलियम पे, ठीक है, सिराजुद्दौला के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला ने दस्तक को प्रतिबंधित कर दिया था
और गद्दी पर बैठने के पश्चात कोई भी ब्रिटिश अधिकारी दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था और इस काल में ब्रिटिशों ने बंगाल में दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया और ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला को कासिम बाजार के फैक्ट्री के निरीक्षण करने की भी अनुमति नहीं दी थी। नवाब के जितने भी अधिकारी थे या सगे संबंधी थे सब सिराजुद्दौला का विरोध करने लगे। जैसे उनकी ये मौसी थी घसीटी बेगम, उनका चचेरा भाई था शौकत जंग, सैन्य अधिकारी थे मीर जाफर, साहूकार थे जगत सेठ, दीवान थे राय दुर्लभ और एक व्यापारी था अमीर चंद। इसी के बीच में आप देखते हैं कि कलकत्ता पर भी सिराजुद्दौला जो होते हैं वो 15 जून ठीक है 1756 में नवाब जो होते हैं वो कलकत्ता पर आक्रमण कर देते हैं और कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं और कासिम बाजार में भी क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं और फोर्ट विलियम पर नियंत्रित स्थापित कर देते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि इसी अभियान के दौरान 20 जून 1756 को ठीक है सिराजुद्दौला ने एक घटना, यहाँ पे फेमस घटना है काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसी कलकत्ता जो अभियान चल रहा था इसी दौरान 20 जून ठीक है 20 जून 1756 कब 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश अधिकारियों को ठीक है 146 इसमें से 146 जो ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं ठीक है, ये क्या है ब्रिटिश अधिकारी हैं ठीक है। तो 146 ब्रिटिश अधिकारियों को कैद करके ठीक है इन्हें कैद कर लिया गया और फोर्ट विलियम में कैद किया गया था। कहाँ? फोर्ट विलियम, यहाँ पे इनको कैद कर लिया गया ठीक है। कहाँ? ब्रिटिश अधिकारी को 146 ब्रिटिश अधिकारी को फोर्ट विलियम में कैद कर लिया गया और अगले दिन जब गेट खोला जाता है, अगले दिन जब सुबह में गेट खोला जाता है तो मात्र 123 लोग ही बचे हुए थे ठीक है 123 लोग ही बचे थे, 123 लोग मारे गए, 123 लोग मारे गए और जिसमें से सिर्फ 23 ही जीवित थे। जिसमें से कितने जीवित थे? 23 जीवित थे। और इसी घटना को भारत के इतिहास में काल कोठरी की घटना की संज्ञा दी जाती है और ये भी सच घटना है कि झूठ घटना है ये भी कोई नहीं बता सकता है क्योंकि ये हॉलवेल के अनुसार है। ये घटना किनके अनुसार है? इसी 146 व्यक्ति में एक हॉलवेल एक व्यक्ति थे तो इनके अनुसार यह कहानी बताया गया है, हॉलवेल के अनुसार ठीक है। जिससे कि ब्रिटिश अत्यधिक क्रोधित हुए और इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव को ठीक है किनको? ये काल कोठरी की घटना हो जाती है तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास में पहले ये काम कर रहे थे ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव पहले कहाँ थे? अभी ये मद्रास में है ठीक है, मद्रास में है। तो रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से कहाँ बुलाया जाता है? बंगाल। किनको? रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से अब कहाँ आ गए? बंगाल बुलाया गया और क्लाइव ने वाटसन की सहायता से ठीक है रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन की सहायता से पुनः कलकत्ता पे अधिकार प्राप्त कर लिया। पुनः क्या करते हैं? कलकत्ता पे अधिकार प्राप्त कर लिया और सिराजुद्दौला को एक संधि के लिए विवश किया ठीक है, अधिकार प्राप्त किया और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक संधि के लिए विवश किया जाता है जिसका नाम अलीनगर की संधि है। अलीनगर की संधि है जो कि 9 फरवरी
को 9 फरवरी 1757 को किया जाता है अलीनगर की संधि। तो यह संधि अलीनगर की संधि कहलाती है। 9 फरवरी 1757 में की जाती है। एक तरफ से रहते हैं सिराजुद्दौला, दूसरी ओर से रहते हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था, अलीनगर की संधि की थी, जिसमें कई प्रकार के प्रावधान थे। जिसमें ये जो सिराजुद्दौला हैं इनको ब्रिटिशों को, ठीक है, सिराजुद्दौला को ब्रिटिशों को 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है, युद्ध हर्जाने के रूप में देने होंगे, युद्ध हर्जाने के रूप में देने होंगे। दूसरा था कि सिराजुद्दौला को जो फ्रांसीसी, ठीक है, सिराजुद्दौला ने जो फ्रांसीसियों, ठीक है, के जो व्यापारिक कारखाने हैं, व्यापारिक कारखाने चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर को छीनकर किनको देना होगा, तो ब्रिटिश को देना होगा। तीसरा में इन्होंने कहा कि ये जो दस्तक प्रणाली, सिराजुद्दौला से कहा गया कि आप जो दस्तक प्रणाली, ठीक है, जो बंद कर दिए हैं इसे, ठीक है, इसे भविष्य में, मतलब कि हमेशा के लिए आपको इसे खोलना पड़ेगा, हमेशा के लिए दस्तक प्रणाली को खोलना पड़ेगा, यानी कि भविष्य में न निर्बाध करने की वजह से आपको जारी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में सिक्का ढालने की, ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे तो कलकत्ता में सिक्के ढालने की अनुमति ब्रिटिश को दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की, ठीक है। इससे और ज़्यादा गुस्सा होने के बाद एक और निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्लासी के युद्ध। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि प्लासी का युद्ध क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में लड़ी गई, 23 जून 1757। तो प्लासी के युद्ध के अगर हम लोग सबसे पहले कारण के बारे में चर्चा करें, ठीक है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा था उन्हीं के राज दरबार में, ठीक है। इसके बाद दोनों के बीच में तनाव भी था, दोनों के बीच तनाव यानी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। इसके बाद कहा जाए तो ब्रिटिशों का दुर्गीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा था, ब्रिटिशों का दुर्गीकरण यानी वो बहुत ही ज़्यादा किले ये सब बनाना शुरू कर दिए थे। और काल कोठरी जैसी घटना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, काल कोठरी की घटना जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है। इसके बाद अगर कहा जाए तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ तो ये किनके बीच में हुआ था, तो इधर से यानी ब्रिटिश साइड से रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, और इनका साथ दिया गया था अमीर चंद्र, ठीक है, जगत सेठ, मीर जाफर, इन सभी ने साथ दिया, ठीक है। और सिराजुद्दौला का जो नवाब, ठीक है, और यहाँ पे कौन थे, तो सिराजुद्दौला जी थे, ठीक है। और ये बंगाल के नवाब थे, बंगाल के ये नवाब है,
नवाब थे। इसी में देखते हैं कि ये जब प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जाफ़र का जो पुत्र होता है मीरन, इनके द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। मीरन द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसी के बीच में देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के कई और कारण भी रहे हैं, जैसे कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति के जो भूमिका निभा रहे थे ये थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इस युद्ध में ब्रिटिश सैनिक लगभग 1200, ठीक है। अगर इनके सैनिक का बात किया जाए तो इनके सैनिक 1200 सैनिक थे, 1200 सैनिक। और वही हम लोग बात करें बंगाल की सेना, तो इनकी सेना जो थी, इनकी सेना लगभग 4000 के आसपास थी, ठीक है। मीर जाफ़र के छल से, यानी मीर जाफ़र ने क्या किया, छल किया, ठीक है। तो इनके छल के कारण युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला के जो पुत्र थे मीरन, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और प्लासी का युद्ध भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है और इसी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश जो है बंगाल में राजनैतिक शक्ति के तौर पे उभरते हैं। यानी इसमें ये भी आप देखिएगा कि मीर जाफ़र के कारण ही, ठीक है, अब जो ब्रिटिश हैं तो वो अब राजनीतिक रूप से भारत में धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर देंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्लासी की युद्ध के बाद की कई स्थितियां होती हैं, ठीक है, कई इसमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सिराजुद्दौला होते हैं तो अमीर चंद, जगत सिंह, मीर जाफ़र, इन तीनों ने तो छल किया, ठीक है। लेकिन इसी बीच में देखा जाता है कि सिराजुद्दौला को यहाँ से भगाया जाता है कि आप युद्ध क्षेत्र को छोड़ के जाइए, ठीक है। और इसी युद्ध क्षेत्र को जब छोड़ के जा रहे थे तो इनको पता नहीं था कि मेरे ही राज दरबार के कौन से अधिकारी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। यही सोच ही रहे थे कि मीर जाफ़र के पुत्र मीरन द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति भारत में कैसी रही होगी, यानी बंगाल में कैसी बनी होगी। तो प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली अब कौन हो गए थे, ब्रिटिश। बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हो गए, ब्रिटिश हो गए। मीर जाफ़र जिनको वादा किया गया था ब्रिटिश यानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो मीर जाफ़र नए नवाब बने, नए नवाब बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसीसी कमज़ोर हो जाते हैं, फ्रांसीसी कमज़ोर होने लगेंगे, कमज़ोर हो गए। और कंपनी को 24 परगना, ठीक है, 24 परगना की जागीर मिली। इसका कहने का मतलब है कि जब बंगाल के शासक यानी नवाब अली वर्दी खां थे तो उस समय ब्रिटिश को पता था कि जब तक अली वर्दी खां मरेगा नहीं तब तक हम बंगाल में कुछ भी नहीं कर सकते। और अली वर्दी खां को यह अच्छे से पता था कि यूरोपियों के साथ ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, यानी कि आप काम कीजिए और हमें अपना टैक्स ये सब दे दीजिए। यही सब चीज़ को देखते हुए जो अली वर्दी खां रहते हैं उनके कोई भी पुत्र नहीं थे, उनके बस 3 पुत्रियाँ ही थी, एक गया, एक ढाका में, ठीक है, और एक पटना में। तो इनके तीनों पुत्रियों के जो पुत्र थे उनमें सबसे योग्य सिराजुद्दौला ही थे, ठीक है। तो उनको वो लिखित रूप से अपना नवाब घोषित कर देते हैं। इसी बीच में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में मतभेद होने लगता है, उनके कुछ पारिवारिक मतभेद भी होने लगते हैं। और इसी बीच में सिराजुद्दौला ने वो कलकत्ता के अधिकार को छीन लिया था, फोर्ट विलियम को भी ले लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से कहाँ बुलाया जाता है, बंगाल बुलाया जाता है। इसी बीच में आप देखिएगा
कि रॉबर्ट क्लाइव जो है अब यहाँ पे षड्यंत्र करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिराजुद्दौला थे उनकी सेना ज़्यादा थी, जबकि ब्रिटिश को उतनी सेना थी नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि अगर बंगाल के नवाब को हराना है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वो घसीटी बेगम से मिले, जो कि सिराजुद्दौला के मौसी थे, जो ठीक है, जो मौसी थी। और जो औरतें होती हैं तो जब भी उनको दुख होता है तो कहाँ का भड़ास कहाँ पे निकालना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो वो घर में पूरा बोलना स्टार्ट कर दी, रॉबर्ट क्लाइव को पूरा बताना स्टार्ट कर दी कि इनका तो अपने सेनापति से नहीं बनता है, अपने सेठ से नहीं बनता, अपने साहूकार से नहीं बनता है, अपने ये चचेरा भाई से नहीं बनता है। मतलब जब से यह राजा बना है किसी से भी इसका सही से नहीं चला है, सबके साथ अनबन है। तो इसी के बीच में अमीर चंद को बुलाया जाता है। अमीर चंद एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ठीक है, जो कि ब्रिटिशों से भी बात करता था और इधर राजा से भी। तो इसी के बीच में हम इसमें जानेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद की क्या स्थिति होती है, कैसे कैसे प्लासी का युद्ध होता है और कैसे प्लासी के युद्ध के बाद संधि की जाती है। तो प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति अगर देखेंगे तो बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली होकर उभरते हैं अंग्रेज, ठीक है, राजनीतिक रूप से। और 1757 में मीर जाफर को अगला नवाब घोषित किया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को वादा किया था। और ब्रिटिशों के जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, बंगाल में, वो फ्रांसीसी अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और मीर जाफर ने 24 परगना की जो जागीर थी अब रॉबर्ट क्लाइव को सौंप दिया। और इसी काल में क्या होता है कि 1757 से लेके कहा जाए 1757 से लेके 1760 तक, ठीक है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तो 1757 से 1760 तक ये मीर जाफर से ठीक है 2.5 करोड़ रुपए वसूले। कितने करोड़? 2.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं टैक्स के रूप में, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मीर जाफर को बंगाल में क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है और भारत का इसे गद्दार कहा जाता है। 1760 में देखिएगा कि ब्रिटिशों ने मीर जाफर के स्थान पे अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है, क्योंकि मीर जाफर अब कहते हैं कि हमसे अब बंगाल का शासक नहीं होगा। तो मेरे एक दामाद हैं मीर कासिम, बहुत अच्छे से वो मतलब योग्य शासक है। तो अंग्रेजों को उससे कुछ लेना देना नहीं था कि मीर जाफर राजा बने या फिर मीर कासिम बने, उन्हें बस अपने प्रॉफिट से लेना देना था, इसलिए कोई भी बने अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। इसी में देखिएगा कि जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं मीर कासिम, ठीक है। और मीर कासिम जो होते हैं तो ये मीर जाफर के दामाद होते हैं। तो 1760 में नया नवाब बनता है, नया नवाब जो एक योग्य नवाब भी कह सकते हैं, ये एक योग्य नवाब थे। और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया, ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया। पहले मुर्शिदाबाद था, अब कहाँ आ गया? मुंगेर। इसके बाद इन्होंने दस्तक प्रणाली पे रोक लगा दी, दस्तक प्रणाली पर रोक लग गया और बर्दवान, चिटगांव, ठीक है, एवं मिदनापुर, ठीक है, की सूबेदारी ब्रिटिशों को दे दी। सूबेदारी किनको दे दी? ब्रिटिशों को दे दी। इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिशों को जो मीर कासिम है इन्होंने 60 लाख रुपए भी दिए। ब्रिटिशों को 60 लाख दिया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि मीर कासिम ने नवाबी के बदले में, यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनना था पूरे औपचारिक रूप से, तो इन्होंने ब्रिटिशों को 60 लाख रुपए ब्रिटिशों को दे दिए। और यह बंगाल का अंतिम योग्य नवाब था और इसने ब्रिटिश के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया? मुंगेर में, जो कि बिहार में है।
और दस्तक प्रणाली पर भी, ठीक है, मीर कासिम ने रोक लगा दी। और मीर कासिम ने नवाब बनने के पश्चात वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर की सूबेदारी ब्रिटिशों को दे दी। इसी के बीच में क्या होता है कि जैसे ये सब, ठीक है, मुंगेर लेके गए और वहाँ गोला बारूद ये सब का फैक्ट्री ये सब स्थापित करने लगे, तो अब अंग्रेजों को मीर कासिम भी खटकने लगा, ठीक है। और मीर कासिम को हटा के उन्होंने फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, जिससे कि मीर कासिम खुश नहीं हुए। और इसी के बाद एक और निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, जिससे हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध अगर कहा जाए तो ये 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है, जिसमें ये दो लोगों के बीच में हुआ। ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश साइड से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो, और बक्सर के में इधर भारतीय गठबंधन किया गया था, भारतीय गठबंधन, ठीक है, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय, इधर सुजाउद्दौला थे, सुजाउद्दौला, और एक थे मीर कासिम, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह। सुजाउद्दौला अवध के बादशाह थे, यानी अवध के नवाब। और मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, लेकिन अब इनके जगह कौन हो गया, मीर जाफ़र हो गया। तो इसी के बीच में क्या होता है कि 1764 के प्रारंभ में, ठीक है, 1764 के स्टार्टिंग में ही जो मीर कासिम होता है, सबसे पहले शाह आलम द्वितीय से मिला। सबसे पहले किनसे मिलते हैं, शाह आलम द्वितीय से मिले, और इन्होंने एक गठबंधन ब्रिटिशों के खिलाफ बनाया। और इस गठबंधन में शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। और इस गठबंधन में ब्रिटिशों के खिलाफ बक्सर के युद्ध की घोषणा कर दी, यानी इस गठबंधन ने क्या कर दिया, बक्सर के युद्ध की घोषणा कर दी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश एवं भारतीय गठबंधन के मध्य लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो ने भारतीय गठबंधन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ब्रिटिश हेक्टर मुनरो जीत गए। इसी जीत के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें एक निर्णायक युद्ध भी होता है, ठीक है, युद्ध के कई परिणाम निकलते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो भारत के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक है। और इसी युद्ध के पश्चात देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में अब सबसे शक्तिशाली होकर उभरेंगे। और इसी युद्ध में शाह आलम द्वितीय की पराजय भारत की सर्वोच्च शक्ति की भी पराजय थी, यानी कि जब मुगल बादशाह दिल्ली ही हार गया तो अब ये सर्वोच्च शक्ति की भी पराजय थी। और इस समय भी मुगल बादशाह ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसी युद्ध के पश्चात देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि की जाती है, ठीक है, और ब्रिटिशों को भारत में पहली बार दीवानी अधिकार भी प्राप्त हुए थे। और इसी युद्ध के विजय में ब्रिटिशों के लिए कई बंगाल से दिल्ली तक के द्वार खोल दिए गए। तो चलिए बक्सर युद्ध के परिणाम को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए तो भारत में सबसे शक्तिशाली होकर कौन उभरते हैं, तो ब्रिटिश। सबसे शक्तिशाली अब कौन हो गए, ब्रिटिश हो गए, ठीक है। और इन्होंने 50 लाख रुपए भी प्राप्त किए, 50 लाख रुपए प्राप्त किए अंग्रेजों ने, ठीक है। इसके बाद मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय की हार हो गई। शाह आलम द्वितीय कि यहाँ पे अगर देखा जाए शाह आलम द्वितीय की यहाँ पे हार हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के साथ जो ब्रिटिश होते हैं वो इलाहाबाद की संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि करते हैं। और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशों के लिए दिल्ली के कई दरवाजे खुल जाते हैं, दिल्ली के कई दरवाजे खुल गए, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो
इनसे क्लाइव के अनुसार, ठीक है, जब उनसे पूछा गया, एक यहाँ पे हमेशा मेंस का क्वेश्चन आता है कि क्लाइव से ये पूछा गया, क्लाइव से पूछा गया कि आपने बक्सर के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार क्यों नहीं किया, अधिकार क्यों नहीं किया। जब इनसे यह सवाल पूछा गया था और ये मेंस में आ भी चुका है, ठीक है, तब क्लाइव जी ने कहा कि देखिए, भारत पे अधिकार करने का मतलब है, यानी दिल्ली पे अधिकार करने का मतलब है कि एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र हमें बनाना पड़ेगा, बड़ा प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी, जिसमें आर्थिक संसाधन रहना चाहिए, आर्थिक संसाधन हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, जो कि हम बनाना नहीं चाहते हैं। और दूसरा था, प्रशासनिक रूप से निसफल अगर होते हैं तो इस पे भी हमें ही कंप्लेन सुनने को मिलेगी, ठीक है, ये हो गया रीजन। दूसरा रीजन इन्होंने बताया कि हमें यहाँ से बस आर्थिक लाभ चाहिए, हमें यहाँ से क्या चाहिए, आर्थिक लाभ चाहिए और कुछ नहीं। अगर हम दिल्ली पे राज करते हैं तो ये सरकार बनाएंगे हम अपना, तो हमारा नियंत्रण बढ़ेगा, सरकार का नियंत्रण बढ़े, ठीक है। इसके बाद है कि भारत के लोग, सबसे अहम बात इन्होंने ये बोला कि भारत के लोग हमें शासक की भूमिका में, शासक की भूमिका में स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए हमें बस यहाँ से लाभ कमाना है, बाकी राजा यहाँ का मुगल बादशाह ये सभी रहे। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इलाहाबाद की संधि के बारे में कि कैसे बक्सर के युद्ध के बाद संधि की जाती है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं इलाहाबाद की संधियाँ, इलाहाबाद की संधियाँ, ठीक है। ये कौन किए थे, रॉबर्ट क्लाइव किए थे, रॉबर्ट क्लाइव 1765 में, ठीक है। तो इन्होंने दो तरीके से संधि किया, प्रथम इलाहाबाद की संधि, प्रथम इलाहाबाद की संधि, इधर हुआ दूसरा इलाहाबाद का संधि, दूसरा इलाहाबाद की संधि। पहला इलाहाबाद की संधि जो हुआ था, ये हुआ था 12 अगस्त 1765, ठीक है, और ये किया गया था शाह आलम द्वितीय के साथ। ये किसके साथ किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय के साथ किए थे, जो कि मुगल बादशाह हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इस संधि में क्या क्या किया गया था। तो इसमें बोला गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवाने अधिकार हैं, ठीक है, दीवाने अधिकार हैं, वो ब्रिटिशों को दे दिए जाए। वो किनको दे दिया गया, ब्रिटिशों को दिए शाह आलम द्वितीय ने। दूसरा इन्होंने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि शाह आलम द्वितीय ने जो करा मानिकपुर था, ठीक है, शाह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शाह आलम द्वितीय ने करा मानिकपुर, करा
मानिकपुर, ठीक है, सालम द्वितीय ने करा मानिकपुर अवध से प्राप्त किया, अवध से प्राप्त किया और ब्रिटिशों को सौंप दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सालम द्वितीय ने करा मानिकपुर अवध से प्राप्त किया, ठीक है, अवध से प्राप्त किया और ब्रिटिशों को दे दिया। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नजम उद दौला, नजम उद दौला को, ठीक है, जो ब्रिटिश होते हैं वो बंगाल के नवाब बनाते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं अगला। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने जो शाह आलम द्वितीय हैं, ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए भी देने होंगे, 26 लाख रुपए भी इन्हें ब्रिटिश कंपनी को देने होंगे। ये प्रथम संधि में कहा गया। इसके बाद हम लोग दूसरे इलाहाबाद की संधि कहें तो ये अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ किया गया था। ठीक है, और ये 16 अगस्त 1765 में किया गया। किनके साथ? शुजा-उद-दौला के साथ। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये दूसरा इलाहाबाद की संधि किया किनके साथ? शुजा-उद-दौला, जो कि अवध के नवाब थे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि ब्रिटिशों ने अवध में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया कि अब ये फ्री में ही अवध में व्यापार करेंगे। ठीक है, इसके बाद अवध के नवाब से इन्होंने 50 लाख रुपए भी लिए, 50 लाख का हर्जाना लिया युद्ध के लिए कि आप क्यों युद्ध लड़े थे। इसके बाद अंग्रेज़ों को अवध में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया कि अंग्रेज़ों को अवध में ब्रिटिश सेना, ठीक है, अवध में ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति दी गई, रखने की अनुमति दी गई। मतलब कि कोई भी युद्ध होगा या सेना का कोई भी देखभाल होगा वो किसे करना होगा? तो अवध को ही करना होगा। यानी इस संधि में हम लोग देखते हैं कि अवध के नवाब ने युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए ब्रिटिशों को दिए और ब्रिटिशों ने अवध के नवाब से मुक्त व्यापार का परमिट भी प्राप्त किया और शुजा-उद-दौला ने ब्रिटिश सेना को अवध में रखने की अनुमति दे दी और इस सेना के रख रखाव को भी जिम्मेदारी दे दी। इसी बीच में हम देखते हैं कि जो नजम-उद-दौला होते हैं वो बंगाल के अगले नवाब बनते हैं। इसी बीच में अगर आप देखिएगा तो 1765 में ही, ठीक, 1765 में ही, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजम-उद-दौला, ठीक है, इनके साथ भी एक संधि होता है, इनके साथ भी एक संधि किया जाता है और इस संधि के अनुसार 53 लाख रुपए, कितने? 53 लाख रुपए, यानी 53 लाख, 53 लाख रुपए जो होते हैं, 53 लाख रुपए के बदले में निजामत का अधिकार प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 53 लाख रुपए दिया जाता है किनको? ब्रिटिश को, नजम-उद-दौला देते हैं और इसके बदले में इन्हें निजामत के अधिकार प्राप्त होते हैं, निजामत के अधिकार प्राप्त होते हैं। अब ये निजामत क्या होता है? तो चलिए इसे भी समझते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि ये बंगाल है, ठीक है,
अब बंगाल में दो तरीके का अधिकार होते हैं, एक होते हैं दीवानी अधिकार और एक होते हैं निजामत अधिकार। निजामत अधिकार, दीवानी अधिकार तो 26 लाख देकर, ठीक है, मुगल बादशाह से इन्होंने ले लिया था अंग्रेजों ने, तो ये तो खत्म ही हो गया, बस नाम के अब ये मुगल बादशाह रहेंगे, पूरा यहाँ का शासन ये सब कौन देखेंगे, तो ब्रिटिश ही देखेंगे। और निजामत कहने का मतलब होता है कि इसमें 3 तरीके थे, जैसे रजा खां, तो ये नायक सूबेदार रहेंगे, नायक सूबेदार, ठीक है। सेना, विदेशी संबंध, प्रशासन, ठीक है, ये सब जो रहेगा ये सब अब ब्रिटिश के पास आ जाएगा, ब्रिटिश के पास, यानी कि अब ये न यहाँ के नवाब के पास रहेंगे और न ही यहाँ के मुगल बादशाह के पास। यहाँ के मुगल बादशाह या फिर नवाब के पास क्या रह सकता है, तो फौजदारी मामले रहेंगे, ठीक है, फौजदारी मुकदमे या मामले कहिए, या फिर आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। तो ये किन के पास रहेंगे, तो ये नवाब के पास रहेंगे, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब सब मेन जो डिपार्टमेंट है, जब ये ब्रिटिश ही ले लिया और जो ऐसे ही कोई काम का नहीं है वो नवाब के पास आ गया, तो अब देश नहीं चलेगा, ठीक है। अब पूरे तरीके से कंट्रोल आ गया ब्रिटिश के हाथों में। इसी में देखते हैं कि जैसे ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, द्वैत शासन भी लागू कर दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम लोग द्वैत शासक या द्वैत शासन प्रणाली के जनक के बारे में बात करें, जनक कहिए या फिर पिता कहिए, ठीक है, तो ये लियो कार्टिक्स को माना जाता है, लियो कार्टिक्स को माना जाता है। साथ ही साथ 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो द्वैत शासन का अर्थ होता है कि बंगाल में दोहरा शासन, जिसमें ब्रिटिश एवं नवाब को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, ठीक है। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि मान के ये बंगाल है, ठीक है, ये क्या हो गया, बंगाल, ये बंगाल में ही लगा था सबसे पहले। तो बंगाल में 2 तरीके का यहाँ पे लोग आ गए, एक तो आ गए ब्रिटिश और एक यहाँ पे आ गए थे नवाब, यानी दोहरा शासन हो गया। ब्रिटिश के पास कुछ अधिकार थे, जैसे कि दीवानी अधिकार, सेना का, ठीक है, युद्ध एवं संधि का अधिकार, युद्ध एवं संधि करने का अधिकार हो गया, विदेशी मामलों का अधिकार है इनके पास, विदेशी मामलों का अधिकार इनके पास है, प्रशासन का अधिकार है इनके पास, प्रशासन का अधिकार, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पे कौन काम करेंगे, तो ब्रिटिश काम करेंगे, ठीक है। इन सारे चीज़ों पे कौन काम करेंगे, ब्रिटिश। उसी तरीके से नवाब के पास भी कुछ अधिकार थे, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा का अधिकार, आंतरिक सुरक्षा का अधिकार, और एक था फौजदारी मुकदमे का अधिकार, मुकदमे का अधिकार, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह द्वैत शासन प्रणाली किया गया और इसमें ब्रिटिश एवं नवाब को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था। द्वैत शासन का अर्थ होता है अधिकार रहित। अगर इसका अर्थ हम लोग जाने
ठीक है। तो इसका अर्थ रहता है अधिकार रहित, अधिकार रहित उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, या फिर आप इसी को कह सकते हैं उत्तर रहित, उत्तर रहित अधिकार, ठीक है। इसी के बीच में आप देखिएगा कि आगे चल के नजम उद दौला जो कि बंगाल के अगले शासक थे, नजम उद दौला के साथ भी एक संधि की गई थी, साथ में इनके साथ भी क्या की गई थी, एक संधि की गई थी 53 लाख रुपए में, ठीक है। और इनको निजामत के अधिकार प्राप्त किए गए थे। इसके बाद अगर बात करें तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ भी इलाहाबाद की संधि की गई थी और साथ में इन पे भी द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि द्वैत शासन के लगाने से क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है, ठीक है। अगर हम लोग द्वैत शासन के परिणाम के बारे में बात करें तो द्वैत शासन के फलस्वरूप बंगाल में अराजकता फैल जाती है, बंगाल में अराजकता फैल जाती है, ठीक है। और बंगाल में व्यापार का भारी पतन होता है क्योंकि व्यापारियों में अब सुरक्षा का भाव ही नहीं था, यानी कि धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है, व्यापार का विनाश शुरू होने लगता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वास्तव में बंगाल में द्वैत शासन व्यवहारिक नहीं था, यानी द्वैत शासन लगाना जरूरी नहीं था, फिर भी, ठीक है, फिर भी रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लगाया, व्यवहारिक नहीं था जब भी। इसके बाद अगर आप देखें तो द्वैत शासन लगने से बंगाल में कृषि का भारी पतन होता है, ठीक है, कृषि का पतन शुरू हो गया, ठीक है। और बंगाल में नैतिकता का भी क्या होता है, ह्रास देखा जाता है, यानी कि नैतिकता का भी पतन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि द्वैत शासन के कौन कौन से अधिकार क्षेत्र थे, कहाँ कहाँ लगाया गया था। द्वैत शासन का अगर हम लोग अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करें, द्वैत शासन का अधिकार क्षेत्र, द्वैत शासन का अधिकार क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह ब्रिटिशों से, यानी ब्रिटिश जो थे तो ब्रिटिश बंगाल में अधिक से अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। यानी कि ये ब्रिटिश जो थे बंगाल से क्या प्राप्त करना चाहते थे, वित्तीय लाभ प्राप्त करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। इसी के बीच में देखिएगा कि द्वैत शासन के पश्चात जो नवाब हैं, ठीक है, तो ब्रिटिशों की छाया बन के अब रह जाते हैं, नवाब ब्रिटिशों की छाया बन के अब रह गया था। इसके बाद जो क्लाइव रहते हैं, ठीक है, तो क्लाइव ब्रिटिश सरकार का अपमान नहीं चाहता था, ठीक है, क्लाइव ब्रिटिश सरकार का अपमान नहीं चाहता था, इसीलिए क्लाइव बंगाल पे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, द्वैत शासन लगा दिया, ठीक है। और अधिकार रहित उत्तरदायित्व या फिर आप कह सकते हैं उत्तरदायित्व रहित अधिकार, ठीक है, यही आपका क्या है, द्वैत शासन। अगले लेक्चर में हम लोग अगले क्षेत्रीय राज्य का उदय एवं ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जैसे कि अवध, मैसूर, ये सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, ठीक है।